एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मैंने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया लिखाया और उसकी अच्छी जगह रिश्ता देखकर शादी कर दी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल था, पर वहीं पर मेरे बेटे को मैंने पढ़ाना चाहा, लेकिन न जाने वह किस बुरी संगतों में पड़ गया कि आज वह अपने बाप को ही भूल गया। ना ही उसे बड़ों की तमीज़ थी, ना ही वह किसी की इज्जत करता था। उसे तो सिर्फ अपनी परवाह थी और आज वो मेरे सामने सीना तान कर ये सब कुछ कह रहा था। पापा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा दो, वरना मैं कोर्ट तक जाऊँगा। मैंने अपने बेटे को देखा जो बेशर्म की तरह मुझे कानून की धमकी दे रहा था। जाओ किशन, तुम्हें जिस भी कोर्ट में जाना है जाओ, और जाकर मुझ पर दावा करो कि तुम्हारा बाप तुम्हें जायदाद में से हिस्सा नहीं देता। मैं भी तो देखता हूँ कि कौन सा कानून है जो तुम्हें हिस्सा देने पर मजबूर करती है। मैं उसकी धमकी को हवा में उड़ाते हुए और खुली छूट देते हुए कहा, एक बेटा होकर बाप के मुंह को आ रहा था। मैं सच कह रहा हूँ मम्मी और दादी, तुम दोनों समझाओ उनको कि मुझे हिस्सा दे, वरना मैं कोर्ट में गया तो उनके हाथ फिर कुछ नहीं आने वाला। उसने अब की बार मेरी माँ और मेरी पत्नी को बीच में लाते हुए कहा। माँ तो गुस्से से उसे घूरने लगी, लेकिन मेरी पत्नी सोच में डूबी बोल नहीं पा रही थी। कौन सा कोर्ट बेटा जी, तुम जिस भी कोर्ट में चले जाओ, कोई भी कोर्ट मुझे मजबूर नहीं कर सकती मैं तुम्हें हिस्सा दूँ। कोर्ट भी तभी मेरी जायदाद में से तुम्हें हिस्सा देगी जब मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे जीते जी ये सब कुछ मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बेटा, कानून तो ये कहती है कि मैं अपना वारिस चाहे जिसे बनाऊं। अगर फिर भी तुम्हें कोर्ट में जाकर वक्त और पैसा दोनों बर्बाद करना है तो शौक से करो, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन हिस्सा और रिश्ता दोनों भूल जाओ, तुम्हें मुझसे मिलेगा। मैं इतना कहकर अपना मुंह मोड़ लिया था और वह भुनभुनाता हुआ घर से बाहर निकल गया था, जिस पर मैं बहुत गुस्से से अपनी आंखों में आई हुई नमी, अपने आंसू अपने गले से नीचे उतारी थी। मैं अपनी बीमार पत्नी और माँ के सामने रोकर अपना भरम नहीं तोड़ना चाहता था कि औलाद ने जीते जी मार ही दिया था। मेरी माँ बड़बड़ाकर मेरे बेटे को कोस रही थी, जो न जाने क्यों बिगड़ गया था, जबकि हमने उसकी अच्छी परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तू परेशान ना हो, भगवान है ना, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। जाओ हाथ मुंह धोकर आओ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। माँ ने मेरे गुस्से और बेबसी से सुर्ख पड़ते हुए चेहरे को देखकर कहा, तो मैंने अपनी रोती हुई पत्नी को एक नज़र फिर से देखा। सिर हिलाता कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद मैं हाथ मुंह धोकर आया और खाना खाने लगा। तू फिक्र ना किया कर, ये जो आज धमकियाँ दे रहा है ना, कल भगवान उसे ऐसा सबक सिखाएगा का पता ही चल जाएगा, उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। तू फिक्र ना किया कर, वरना तेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। माँ ने कहा तो मैंने कहा, और क्या करूँ। किशन न जाने किस बुरे लड़कों के साथ उठने बैठने लगा है कि बाप से बात करने की तमीज़ तक भूल गया है। और मेरे बाप दादा की कौन सी करोड़ों की जायदाद थी, ले देकर मेरे पास एक दुकान और ये घर है जिसके छत तले हम आराम और सुकून से रहते हैं, और दुकान से हमारी रोजी रोटी चलती है। और अगर मैं इसी में से उसको हिस्सा दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। इसमें से मैंने उसे हिस्सा दिया तो हम लोग खुद बेघर हो जाएंगे, और ये दुकान दे दी तो कमाऊंगा कहाँ से। न जाने किस पर चला गया है ये किशन, मैंने गुस्से से फड़फड़ाते हुए कहा। तो मेरी पत्नी ने अपनी कांपती हुई कमज़ोर शब्दों में कहा कि बस करिए, गुस्सा थूक दीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं कुछ धीमा पड़ चुका था, जो इतनी सी बात करने पर हाँफने लगी थी। बीमारी ने उसे हद से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला आया था, जबकि माँ और पत्नी दोनों बाहर बैठी रहीं। काफ़ी देर के बाद माँ मेरी पत्नी को संभाल कर कमरे में छोड़ गई, तो मैं आगे बढ़कर उसे सहारा देकर उसकी जगह पर लिटा दिया और फिर उसे दवाई खिलाने के बाद अपनी जगह पर आ गया। जब तक वह ना सोई तब तक मैं जागता रहा, और फिर जब वह सो गई तो मैं भी गहरी नींद में उतर गया। पानी पानी आवाज़ में कराहती हुई मेरी पत्नी जब मुझे पुकारा तो उस वक्त मैं गहरी नींद में जा चुका था। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने नींद से भरी आंखें खोली और अपने दाईं तरफ देखा, जहां बेड की दूसरी तरफ मेरी पत्नी बीमारी में पड़ी हुई करा रही थी, पानी पानी मांग रही थी। मैंने बेड से उठते हुए घड़ी पर टाइम देखा, रात का 1 बज रहा था। मैं अपनी जगह से उठकर जग से पानी गिलास में डालकर उसे सहारा देकर बिठाया और पानी का गिलास उसके मुंह को लगा दिया। कमजोरी की वजह से उसका पूरा बदन कांप रहा था, जिस पर मैं बेहद गम से उसे देखने लगा। जिंदगी की कई बहारें हमने एक साथ बिताई थी, हर सुख दुख में वो मेरे साथ थी। अब इस उम्र में आकर वह एकदम बीमार पड़ गई थी। हर आने वाला पल ऐसा लगता था जैसे अब उसकी आत्मा निकल जाएगी। उसे पानी पिलाकर मैंने वापस तकिया पर लिटा दिया तो उसने कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। उसकी बात सुनकर मैं हाँ में सिर हिलाता बाहर निकल आया। फिर किचन में गया, उसके लिए खिचड़ी बनाई। उसे परहेजी खाना देना था।
डॉक्टर ने उसे नमक मिर्च और तेल मसाले वाले खाने से बिल्कुल मना किया हुआ था। खिचड़ी बनाकर मैं कमरे में वापस आया और फिर उसे सहारा देकर उठाते हुए खिचड़ी खिलाई, फिर पानी पिलाया और वापस तकिए पर लिटा दिया। फिर कुछ ही देर बाद वे कराहती हुई गहरी नींद में उतर गई। मैंने उसके कमज़ोर झुर्रियों वाले चेहरे को काफ़ी देर यूं ही बिन वजह निहारता रहा। वह भी 45 साल की होने वाली थी। चेहरा सारी झुर्रियों से भर चुका था, जबकि वजन भी बेहद कमज़ोर था और वह हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी क्योंकि उसे कैंसर था। वह भी लास्ट स्टेज पर थी। बाल भी झड़ चुके थे। सर को हर वक्त कपड़े से लपेट कर रखा करती थी। कुछ देर यूं ही उसे निहारने के बाद मैंने गहरी सांस भरकर उठकर खड़ा हुआ, बर्तन किचन में रखे और वापस आकर अपनी जगह पर लेट गया। फिर से मैं सो गया। अगली सुबह मैं उठा तो मेरी पत्नी अभी तक सो रही थी। मैं उसे जगाने लगा मगर उसका बदन बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, जिस पर मैं उसका हाथ छोड़कर पीछे हटा। मेरे माथे पर ठंडे पसीने आने लगे थे मगर हिम्मत करते हुए मैंने उसका सांस चेक किया, जो अब नहीं चल रहा था। उसका जिस्म अकड़ा हुआ था। उसका मतलब तो साफ था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसके मृत शरीर के पास ढेर सा हो गया था। रात ना जाने किस वक्त अपनी बीमारी से लड़ती लड़ती जान की बाजी हार गई थी। अभी मैं आंखों में नमी लिए उसके बेजान से चेहरे को देख रहा था जब अचानक मेरी माँ मुझे आवाज़ देती हुई कमरे में दाखिल हुई। मगर मुझे गुमसुम बैठा देखकर मेरे पास आई तो मैंने अपनी आंखों में आई नमी साफ करते हुए माँ को बताया। अब उसकी बहू इस दुनिया में नहीं रही, जिस पर माँ बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी थी। दोपहर तक सब रिश्तेदारों को बता दिया गया। मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है। मेरी ब्याही हुई बेटी भी अपने पति के साथ आ चुकी थी। मेरा बेटा भी माँ की मौत का सुनकर चला आया था। सब लोग हमें तसल्लियाँ और दिलासा देते रहे। उसके अलावा वे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। शाम को सब मेहमान विदा हो गए थे, जबकि मेरा बेटा भी चला गया था, जबकि बेटी अगले ही दिन अपने पति के साथ चली गई थी। अब घर में मैं और मेरी माँ ही रह गए थे और हम दोनों के अलावा तन्हाई थी जो घर पर छाई हुई थी। मेरी पत्नी की मौत को 13 दिन बीत चुके थे। घर में मेरी पत्नी की 13वीं थी। उसकी आत्मा की शांति के लिए पंडित जी को बुलाकर पाठ किया गया था। मैं दुकान पर भी नहीं जा सकता था, कहीं लोग बातें न बनाएं कि अपनी पत्नी को मरे कितने दिन हुए और ये दुकान भी खोल कर बैठ गया है। हमारे समाज के लोगों का सोच यही है कि दूसरों की मजबूरियां नहीं समझते, बल्कि बातें बनाने का काम शुरू कर देते हैं। और फिलहाल मैं अभी इतने गम में था कि किसी की भी बातें सुनने और बर्दाश्त करने का हिम्मत नहीं कर सकता था। अभी मुझे अपने बेटे के तरफ से भी कुछ तसल्ली था और अब इन 13 दिनों में वह एक बार भी फिर से अपना हिस्सा मांगने नहीं आया था। शायद वह अपनी माँ की देहांत को जाने के गम में चुप्पी साधे हुए था। फिर मेरा वहम था, जो भी था उसकी तरफ से जो भी चुप्पी थी उस पर मैं बेहद तसल्ली में था। आज मेरे पत्नी के देहांत को 17 दिन हो चुके थे और मैं खाना बना रहा था। माँ सुबह से बाहर निकली हुई थी और वह बिल्कुल भी मुझे बताकर नहीं गई थी वह कहाँ जा रही है, मगर अब उसे काफ़ी देर हो गई थी तो मुझे भी अब परेशानी होने लगी। अभी मैं खाना बनाते हुए माँ के बारे में ही सोच रहा था जब मुझे बाहर से माँ की ऊंची आवाज़ में बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेज़ी से बाहर निकला तो देखा माँ आ चुकी थी। ये कौन है माँ? मैंने हैरानी से अपनी माँ को देखकर पूछा तो घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। वे अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ एक लड़की भी थी जिसकी उम्र करीब 15 साल की थी। वह लड़की बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी, सर पर नीली चुन्नी ओढ़ रखी थी, जबकि नज़रें घुमाती हुई हमारे छोटे से घर का जायजा ले रही थी जो 2 कमरों का एक सेट था। उसमें एक किचन, 2 बाथरूम और एक बरामदा था। माँ ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उस बच्ची का हाथ पकड़कर मेरे पास लाई और बोली, इस लड़की से तेरी आज ही शादी है। माँ की बात सुनकर मैं फटी फटी आंखों से माँ को देखने लगा। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैंने हैरानी से माँ को देखकर कहा और फिर उस बच्ची को देखा जो अभी 15 साल की भी ना थी। मुझे तो उससे भी छोटी लग रही थी, जबकि मैं खुद 55 साल का था, यानी वो मुझसे कई गुना छोटी थी। मैं वही कह रही हूँ जो तू सुन रहा है। आज तेरी इस लड़की के साथ शादी है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मेरी माँ ने बिल्कुल साफ सुथरी अंदाज में 2 टूक बात किया तो मैंने सदमे में माँ को देखने लगा। तेरा दिमाग चल गया है माँ, उसकी और मेरी उम्र में फ़र्क देख। ये मुझसे पूरे 35 साल छोटी है और तुम मेरी शादी इससे करवाने चली है। उम्र को भी छोड़, अभी मेरी पत्नी को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ माँ। अभी तो उसकी आत्मा को पूरी तरह शांति भी नहीं मिली होगी और मैं ब्याह रचाकर बैठ जाऊँ। मैं दबे शब्दों से माँ को इस गलत फैसले का एहसास दिलाना चाहता था, लेकिन माँ ने एक बार फिर 2 टूक अंदाज में कहा कि मुझे अब कुछ नहीं सुनना। तुझे इस लड़की से शादी करना ही है हर हाल में, यही मेरी आखिरी फैसला है। माँ ने कहा तो मैंने बेबसी से अपने मुंह पर हाथ फेरा। उस लड़की को देखकर जो चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी,
यानी उसको भी अपने से इतने बड़े आदमी से शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं था। मगर माँ, लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के मरते हुए मैंने एक 15 साल की लड़की से शादी कर ली। लोग मुझ पर थूकेंगे और जलील करेंगे, बातें बनाएंगे, हम पर ताने कसेंगे। मैंने एक बार फिर माँ को समझाने की बहुत कोशिश की तो माँ ने कहा, तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो गम में हमारे साथ नहीं बल्कि दूर रहकर तमाशा देखते हैं, उन लोगों की क्या परवाह करना। जब लोग हमें हंसता मुस्कुराता नहीं देख सकते बल्कि जल कर रह जाते हैं और बिना वजह दूसरे के मामलों में टांगे अड़ाते हैं, तो लोगों को दफा करो और इस लड़की से शादी करो, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। माँ ने फिर कहा तो अब की बार मैं बेबस रह गया। बूढ़ी माँ को अब मैं क्या समझाता। अगर समझाता भी तो वो मेरी ना सुनती। वह मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, बल्कि वह अपनी ही बात मनवाना चाहती थी। मेरे पास अब मेरी माँ के बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। तभी मजबूरी में मान गया और फिर माँ ने पंडित जी का इंतजाम पहले से ही किया हुआ था, जो मेरे घर उस लड़की को साथ मेरी शादी करने के लिए तैयार बैठा था। वह भी इस लड़की को देखकर हैरानी में पड़ा हुआ था, जिसका मुझे डर था। लोग मुझे भगवान का डर दिला रहे थे। मैं इतनी छोटी बच्ची से शादी कर रहा हूँ और कुछ लोग तो पूछ भी रहे थे, आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी। पत्नी के मरे अभी 1 महीना नहीं हुआ, अब मैं उनको क्या बताता कि माँ की जिद के आगे बेबस था। तभी सबकी चुपचाप सुनता रहा और फिर मैंने राधिका से शादी कर लिया। वह लड़की दुल्हन बनकर मेरे कमरे में चली आई, जबकि पंडित जी और लोग बातें बना रहे थे और वापस जा रहे थे, जिस पर मैं तो शर्म से पानी पानी होता जा रहा था। मगर माँ बड़ी तसल्ली में थी, जैसे उसे लोगों की बातों से बिल्कुल भी फर्क ना पड़ता हो। अब खुश है ना तू माँ? मैंने सबके जाते हुए माँ से गुस्से भरी अंदाज में कहा। तो माँ ने फटाफट सर हिला दिया, जिस पर मैं तो बहुत चिढ़ा हुआ था। घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर मैंने गहरी सांस भरकर खुद को तसल्ली दिया कि मैं जानता था कि जब सारे मोहल्ले वाले को पता चल जाएगा, वे लोग मेरे सामने ना सही मगर मेरे पीठ पीछे जरूर बातें करेंगे। यही सब सोचता हुआ मैं बाजार चला गया और फिर कुछ सोचकर अपनी नई नवेली 15 साल की दुल्हन के लिए एक जनरल नॉलेज की बुक खरीद ली और वापस के लिए मुड़ गया। जिस टाइम मैं घर पहुंचा तो शाम हो रही थी। वे लड़की दुल्हन बनकर मेरे कमरे में चली आई थी, जिस पर मैं भी गहरी सांस भरकर अपने कमरे में चला आया। मैं कमरे में आया तो मेरे बेड पर बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बेड पर बैठ गया और सामने साथ लाए हुए बुक उसको दे दी। वह बहुत खुश हुई और बुक को चेक करके देखने लगी, जिस पर मैंने सर्द आहें भरी। वह एक बच्ची थी और माँ ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। मगर अगले ही पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब उसने कहा कि मेरी माँ मर गई। मैंने हैरानी से पूछा, कौन माँ? जिस पर उसने कहा कि वही माँ जो यहाँ रहती थी और वो 20 दिन पहले ही मरी है। उसकी बात पर मैं करंट खाकर उससे दूर हुआ। वह मेरी पत्नी को अपनी माँ कह रही थी। मेरे रोंगटे ना खड़े होते तो और क्या होता। अगर वह उसकी माँ थी तो फिर मैं उसका बाप हुआ। मगर ऐसा कैसे मुमकिन था? मेरी तो बस एक ही बेटी थी, वो भी शादीशुदा थी। मैं तेजी से उठकर वहाँ से बाहर आया और माँ के कमरे में आ गया। माँ जो सोने के लिए तैयार बैठी थी, अचानक मुझे कमरे में आता देखकर चौंक कर उठ बैठी और बोली कि क्या हुआ? जिस पर मैंने उस लड़की की बोली हुई बात बता दी। माँ ने गहरा सांस भरा और फिर कहा, हाँ, वह तेरी पत्नी को अपनी माँ मानती थी। तभी उसे माँ कह रही थी, अब तो बता दो कि वह कौन है और तू उसे यहाँ क्यों लेकर आई है, वह भी मेरी पत्नी बनाकर। मेरे पूछने पर माँ ने गहरा सांस भरा और कहा कि वह एक अनाथ है और लाखों की दौलत की मालकिन है, मगर उसके दूर के मामा मामी उसके घर में रहते हैं और उसके घर पर कब्जा जमाए बैठे हैं। पिछले 4 साल से वह उस घर में रहते हुए भी उस पर जुल्म करते रहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सारे घर के काम भी करवाते हैं और उसका उन लोगों के अलावा और है ही कौन। और ये भी मासूम उनको ना रोक सकती है ना टोक सकती है, जिसकी वजह से उनका हर जुल्म सहने पर मजबूर है। कई महीने पहले ये तो मेरी पत्नी को मिली थी और तेरी पत्नी का बहुत एहसानमंद थी, क्योंकि वह अपने हक के लिए लड़ना सिखाती थी और उसके मामा मामी के अकल भी ठिकाने लगाकर आई थी। मगर जब से वो बीमार पड़ी थी, उसके मामा मामी ने उसे घर से निकलना बंद कर दिया था और फिर उस पर जुल्म करने लगी थी। उसकी जायदाद उसके बाप ने मरने से पहले उसके नाम कर दी थी, मगर वह उसे तब मिलेगी जब ये बालिग हो जाएगी और शादीशुदा होगी और उसकी जायदाद का आधा हिस्सा उसके पति का होगा। तभी उसके मामा मामी उसकी शादी अपने बेटे से करवाना चाहते थे ताकि आधी जायदाद उनको मिल जाए। मगर उनका बेटा शराबी और जुआरी था और अनपढ़ भी था और ये उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। मैं बाहर किसी काम से गई हुई थी तो ये घर से भाग आई और मुझसे मिलकर सब कुछ बताया तो मैं उसे घर ले आई। मगर मैं जानती थी कि उसके मामा मामी उसे ज़बरदस्ती वापस ले जाएंगे और शायद वे हम पर इल्ज़ाम भी लगा देंगे।
कि हमने उसे अगवा करके अपने पास रखा हुआ है या फिर उसके नाबालिग होने के वजह बनाकर उसे वापस भी ले जा सकते हैं। ये सब सोचकर मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दिया था, तुम उसके मामा मामी से उसे बचा सको और उसकी जायदाद भी उसको वापस दिला सको। मैं चाहती तो उसकी शादी तुम्हारे बेटे किशन से करवा सकती थी, मगर किशन में और उसके मामा के लड़के में कोई खास फर्क नहीं था, बल्कि दोनों ही बिगड़े हुए थे। और मैं जानती थी कि जब तुम्हें तुम्हारे बेटे को उसकी जायदाद का पता चलेगा तो वह उसको भुलाकर उसकी जायदाद हासिल करने की कोशिश करेगा। माँ ने सारी बात बताई तो मैंने गहरा सांस भरकर माँ को देखा और फिर मेरी माँ ने कहा, अब वह तेरी पत्नी है तो उसकी मर्जी पूछ ले, वह तेरी पत्नी बनना चाहती है या नहीं। अगर वे राजी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ले और उसको आसान तरीके से निभाओ, जैसे तू किसी बच्ची की परवरिश कर रहा हो। भूल जा वह तेरी पत्नी है, बस एक बच्ची समझ ले। माँ ने कहा तो मैं कसमुकस के बीच में पड़ गया। मैं उस बच्ची से ऐसा बात कैसे पूछ सकता हूँ। तभी मैंने गहरा सांस भरकर खुद की फैसला कर लिया। मैं उसकी जिम्मेदारी ही उठा लेता हूँ। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आज नहीं तो कल मेरे साथ उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। बल्कि मैंने सोच लिया था कि उसकी जायदाद उसके मामा मामी से छुड़वा दूंगा और फिर उसे पढ़ा लिखा कर उसके कदमों पर खड़ा करके उसे किसी अच्छे इंसान के साथ विदा कर दूंगा। ये उसके लिए सबसे अच्छा होगा। माँ को अपने फैसले के बारे में बता दिया था। मैं अपने कमरे में आया तो मेरी निगाह उस मासूम पर पड़ी, अपनी ज़िंदगी में होने वाले बदलाव से अनजान। वह अब सो भी चुकी थी। वह तो अभी इतनी छोटी थी कि उसे शादी का मतलब भी अच्छे से नहीं पता था। मैंने उसे उठाया और माँ के कमरे में छोड़ आया। उसे मैंने समझा दिया कि उसे यहाँ एक बेटी की हैसियत से रहना है और अपने शादी के कर्तव्य को भी निभाना है। और उससे मैंने समझा दिया था वह किसी को ना बताए कि वो मेरी पत्नी है, क्योंकि उससे शादी बस मैंने मजबूरी के तहत किया था। उसको बालिग होते ही मैं उसे किसी अच्छे और उसके हम उम्र लड़के के साथ उसकी शादी करा दूंगा। और मेरी वे बात अच्छे से समझ गई थी, जिस पर मैंने अपने भगवान का बहुत धन्यवाद किया था। मैंने उसका स्कूल भी एडमिशन करवा दिया था। वह 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी। उसके बाद मैं वकील से मिलने गया था और उस लड़की की जायदाद वाला सारा किस्सा डिस्कस किया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद मामा और मामी उसके घर का कब्जा जमाए बैठे थे, उसे घर से निकलवा सकता था। सारी बातें डिस्कस करने के बाद मैं अपनी दुकान पर चला गया था, जो कई दिनों से बंद थी, जबकि अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। लड़की जिसका नाम राधिका था उसे माँ ने समझा बुझा दिया था। कोर्ट में अब उसकी जायदाद का केस भी चल रहा था। उम्मीद थी कि जल्द ही फैसला उसके हक में हो जाएगा। उसके मामा मामी मेरे कोर्ट जाने और वकील करने पर तिलमिला रहे थे। हैरानी तो उन्हें इस बात की थी कि राधिका ने इतने बूढ़े आदमी से शादी कैसे की, और इसी बात को उन्होंने कोर्ट में भी उठाया था कि जरूर मैंने ही राधिका को बहला फुसलाकर उसको शादी के लिए मजबूर किया होगा। मगर राधिका ने सबके सामने गवाही देते हुए साफ शब्दों में कह दिया था कि उसने खुद ही अपनी मर्जी से शादी की थी, क्योंकि उसके मामा मामी उसके जायदाद हासिल करने के लिए ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने जुआरी और शराबी बेटे से करवाना चाहते थे, जो वह करना नहीं चाहती थी। ये भी उसके लिए एक प्लस पॉइंट बन गया था। जिसके बाद कोर्ट में फैसला उसी के हक में दे दिया गया था और उसके मामा मामी को उसका घर छोड़ने का हुक्म दे दिया गया था। और ये अदालत का हुक्म भी था। वह लोग उसके घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। अब उसका घर खाली था। उसने कहा था कि हम सब उसके साथ रहने चले, लेकिन मैं नहीं मानता था। मेरा घर वीरान हो जाएगा। ये उसके 3 दिन के बाद की बात है, जब एक दिन मेरा बेटा किशन अचानक घर आ गया। राधिका अभी स्कूल से आकर बैठी ही थी, जबकि मैं दुकान से घर दोपहर का खाना खाने आया था। राधिका को मेरा बेटा देखकर हैरान रह गया और मेरी माँ से उसके बारे में पूछताछ करने लगा। अभी वो 20 साल का ही था। कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर बस आवारागर्दियाँ किया करता था। ना उसे काम करने का पता था, ना पैसे कमाने का ढंग था। उसकी माँ बीमार पड़ी थी, तब से वह हाथों से ही निकल गया था। वो बुरे लड़कों की संगत में उठने बैठने लगा था। राधिका को देखकर उसकी नीयत खराब होने लगी थी। माँ ने उसे यही बताया था कि वे लड़की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी है, जो अनाथ है। अब वह हमारे साथ ही रहेगी। शोर शराबा की आवाज़ सुनकर मैं बाहर आया तो किशन को देखकर समझ गया, आज वो फिर अपना हिस्सा मांगने आया है। जिस पर उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने 2 टूक अंदाज में उसे मना कर दिया था। तुम्हें मुझसे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर हिस्सा चाहिए तो पहले कुछ कमाओ। आखिर को मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरा तुम्हारी कमाई पर हक है। मेरी बात सुनकर उसने ना में सिर हिलाया और कहा कि नहीं, अगर आप मुझे हिस्सा नहीं देना चाहते तो ना दीजिए, मगर मेरी दूसरी शर्त मान लीजिए, फिर मैंने हिस्से का मांग नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर मेरा और मेरी माँ का माथा टनका था,
ये अपनी बात से कैसे पीछे हट गया। फिर मैंने पूछा कि हाँ कहो, जिस पर उसने राधिका को देखकर कहा कि आप मेरी शादी इस लड़के के साथ करवा दीजिए, फिर मैं घर पर ही रहूँगा, कमाई भी करूँगा और कोई हिस्सा वगैरह भी नहीं मांगूंगा। किशन ने जैसे ही कहा मेरा पारा हाई हो गया। मैंने मोटा सा डंडा उठाकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसके कराहने और चीखने की आवाज़ पर भी ना रुका। उसे इतना मारा जितना मैं मार सकता था, उसकी अकल ठिकाने लग जाए और वह आइंदा ऐसी बात करने के बारे में सोचे भी ना। माँ ने अगर उसे मुझसे ना छुड़ाया होता तो मैं शायद उसे जान से ही मार देता। उसने बात ही ऐसी की थी। अगर वो मेरी पत्नी ना भी होती तब भी किशन की ऐसी बात पर उसकी धुलाई करके रख देता। एक 15 साल की बच्ची के साथ वह शादी कैसे कर सकता है। माँ ने उसे मुझसे छुड़वाकर कमरे में ले गई, जबकि राधिका को मैंने कमरे में चले जाने का हुक्म दिया, जो कि मेरे खतरनाक गुस्से पर सहमी सहमी खड़ी थी। पूरे घर में किशन के रोने की आवाज़ गूंज रही थी और माँ उसके जख्मों पर दवाई लगाते हुए उसे राधिका के बारे में बता रही थी। वह मजबूरी के मारे यहाँ पर रह रही है। किशन कुछ देर के बाद मेरे कमरे में आया और मुझसे माफ़ी मांगा। वह नहीं जानता था कि राधिका मेरी पत्नी है, तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। मेरे बेटे किशन ने मेरी माँ से कहा, मुझे कुछ पैसे दे दो कि मेरे पास खर्च करने को 1 रुपया भी नहीं है। मैंने भी मौका जानकर कहा कि मैं उसे रोज़ जेब खर्च दिया करूँगा, मगर वो मेरे साथ दुकान पर बैठ जाए, मुझे पूछ कर कहीं जाए, अब अपने बुरे दोस्तों की संगत छोड़ दे। किशन भी मान गया था, क्योंकि वह पिछले 1 हफ्ते से भूखा पेट सो रहा था। काम वह करता ही नहीं था। उसके दोस्तों ने भी उसे पैसे देने से मना कर दिया था। सब कुछ अब ठीक ठाक हो चुका था। किशन अब रोज़ मेरे साथ दुकान पर बैठता था। धीरे धीरे सुधरने लगा था। राधिका के साथ भी वो बेहद तमीज़ और इज्जत से पेश आता था। अपनी बेटी को मैंने वही कहानी सुनाई थी जो लोगों को सुनाई थी। राधिका की माँ दूर की रिश्तेदार की बेटी है जो अपने पास रहेगी। राधिका की पढ़ाई जारी थी और फिर वक्त तेजी से बीतने लगा था। मैंने राधिका की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया था, बल्कि अच्छे नीयत से उसकी जिम्मेदारी संभाली थी। 4 साल बीत जाने के बाद 19 साल की हुई तो मैंने राधिका की शादी कर दी थी। जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसी लड़के से मैंने राधिका की शादी करवा दी थी, और मैंने किसी को बिना बताए ही चुपके से उसे डिवोर्स भी दे दिया था, ताकि कभी किसी को इस बारे में पता ना चल सके। किशन की भी शादी कर दी गई थी। अब उसका एक बेटा था, मगर उसकी पत्नी भी राधिका की हकीकत से बिल्कुल अनजान थी, ताकि कल को उसके पति को ना पता चल जाए और उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। और उसके जायदाद से आने वाला पैसा आधा उसके अकाउंट में और कुछ उसके पढ़ाई पर खर्च हो रहा था। उसका पति भी बहुत अच्छा था, उसको आगे पढ़ाना चाहता था, लेकिन उसकी शादी से पहले ही मेरी माँ की मौत हो गई थी। और फिर जब वो 23 साल की हुई तो उसका एक प्यारा सा बच्चा हुआ। मैं खुद भी अब बूढ़ा हो गया था, जबकि उसने मुझे बहुत धन्यवाद किया था और मेरी एहसान मंद थी। मैंने उसकी मजबूरी का कोई फ़ायदा नहीं उठाया, उसे एक अच्छी ज़िंदगी दी, जबकि मैं खुश था कि मैं इस परीक्षा में पूरा उतर गया था। अब हमारे घर में खुशी है। राधिका अक्सर आती जाती रहती है। मेरे पोते और पोती राधिका को बुआ कहते हैं, जिस पर वह ऐतराज़ नहीं करती। दुनिया वालों की नज़रों में राधिका किशन की बहन थी। हमने उसके पति से सब कुछ छुपा लिया था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैंने राधिका के साथ सही किया या गलत। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।